नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे बीपीसी सेशन के पेपर की आंसर की, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर इस पूरे पेपर के आंसर की प्रोवाइड करवा दी थी। और मैंने आपको ये भी कहा था कि हमारे नोट्स में से इस पेपर में 55 प्लस क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वो कौन से 55 प्लस क्वेश्चंस है जो हमारे नोट्स में से एज इट इज पूछे गए हैं। 55 प्लस बोला है, यानी कि 59 भी हो सकते हैं और 60 भी हो सकते हैं। आप खुद भी काउंट कीजिएगा, मैंने शायद यहाँ पे 60 के समथिंग क्वेश्चंस काउंट किए हैं जो हमारे नोट्स में से एज इट इज पूछे गए हैं। वो आप खुद भी चेक कीजिएगा। आज के इस पार्ट में हम 35 क्वेश्चंस देखेंगे, और जो रिमेनिंग 35 क्वेश्चंस है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही मिल जाएंगे। ये पीडीएफ आज सभी जो भी कोर्स बाय कर रखे हैं उन सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी ऐप के ऊपर। जो भी कोर्स बाय कर रखा है बीपीसी सीएचएन और सीएचओ मॉडल टेस्ट पेपर्स, उनको ये पीडीएफ मिल जाएगी। राजस्थान सीएचओ वाले तो विशेष तौर से इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर ले, और जो आपको रैशनल दिया जा रहा है अभी जो बताया जा रहा है उनको भी आप अच्छे से जरूर याद कर ले। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, और इस पूरे पेपर में से 35 क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे हमने इस पूरे पेपर को वैसे सॉल्व कर रखा है, लेकिन विथ रैशनल आपको और बता देते हैं, और जो 55 प्लस क्वेश्चंस पूछे गए हैं कौन कौन से वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, द कॉमन कॉज ऑफ पेन इन एपिगेस्टियम इज ड्यू टू। एपिगेस्टियम में पेन का मुख्य कारण क्या है, ये आपको पूछा गया था। आंसर आपको करना था गैस्ट्राइटिस। ये मैंने आपको पहले आंसर के में भी बता दिया है। अब इसको यहाँ पे विथ प्रूफ देख लेते हैं और रैशनल भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे शिफ्टिंग टुवर्ड्स मिडलाइन या फिर एपिगेस्टियम में जो पेन शिफ्ट होता है, इसमें देखिए इट कुड बी रिलेटेड टू स्टोमक। ये जो मिड लाइन की तरफ या फिर एपिगेस्टियम रीजन में जो पेन शिफ्ट हो रहा है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, मतलब स्टोमक में कोई ना कोई दिक्कत हुई है। आगे देखिए, गैस्ट्राइटिस इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पेन इन दिस एरिया। मतलब कॉमनेस्ट कॉज क्या है इस एरिया में पेन होने का, वो है गैस्ट्राइटिस। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया था, और ये हमारे नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। इससे पहले जो आपका एग्जाम हुआ था दिसंबर में, उस टाइम भी आपको यहाँ से पेन से क्वेश्चन पूछा गया था लंबर एरिया का, ठीक है। तो वो भी आप देखना, प्रीवियस जो पेपर्स है वो भी मैंने आपको बता रखे हैं अच्छे से, और उनमें जो रैशनल है वो भी बता रखे हैं। तो वो भी आप देखना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जो राजस्थान सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो विशेष तौर से, और जो बीपीसी सेशन की कर रहे हैं उनके लिए तो है ही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ब्लीडिंग पर रेक्टम इज कॉल्ड। रेक्टम से ब्लीडिंग हो रही है तो इस टर्म को क्या बोलेंगे, हिमेटोचेजिया। ये मैंने आपको बता भी दिया है। तो इसको हम विथ प्रूफ और देख लेते हैं, ये हमारे नोट्स में आपको मिल जाएगा। ब्लीडिंग पर रेक्टम, इसका कॉज है हिमेटोचेजिया। और प्रीवियस जो एग्जाम आपका लिया गया था दिसंबर में, मतलब जो पेपर हुआ था अभी कुछ ही दिनों पहले, उसमें आपको यहाँ से हिमेटोचेजिया के कुछ कॉजेज पूछे गए थे। उसमें फिशर, हेमरोइड्स, ये आपको ऑप्शन में दिए गए थे। वो पेपर में आप देख लीजिएगा, और भी ऑप्शंस वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, an instrument used for visual examination through special mirror to view the vocal cord and voice box। vocal cord या फिर वॉइस बॉक्स को देखने के लिए एक स्पेशल मिरर का हम यूज़, मतलब यहाँ पे जो विजुअल इंस्ट्रूमेंट है वो हम यूज़ करते हैं, जिसमें स्पेशल मिरर्स लगे होते हैं और जिनसे हम वोकल कॉर्ड को या फिर वॉइस बॉक्स को अच्छे से देख सकते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, ये आपको सिंपली पूछा गया था, और ये मैंने आपको बता भी दिया है। लैरिंगोस्कोप उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं जिससे हम वोकल कॉर्ड या फिर वॉइस बॉक्स को हम देख सकते हैं इजीली। यहाँ पे रेशनल के अंदर देखिए, और ये क्वेश्चन बीपीसी सेशन 2020 में भी पूछा गया था, यानी कि आपको कोर्स के साथ में यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ मिल जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो आपको हाईलाइट मिल ही जाएगी। साथ ही साथ जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी यहाँ पे, मतलब बीपीसी सेशन 2020, 2021, 2022 जो भी है वो यहाँ पर आपको हाईलाइट किए हुए मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो लैरिंगोस्कोप है उसकी पूरी डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, और यही डेफिनेशन फिर से 2022 में पूछ ली गई है। तो ये यहाँ से आप फिर से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कलेक्शन ऑफ पस अराउंड द टॉन्सिल्स इज नोन एज। यानी कि पस जो है वो टॉन्सिल्स के आसपास में जो है कलेक्ट हो रही है, तो इस टर्म को क्या कहते हैं। तो ये तो आपको बता ही दिया कि पेरिटॉन्सिलर एब्सेस इस टर्म को हम कहते हैं। चलिए रेशनल भी देख लेते हैं यहाँ पे। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ वायरल टॉन्सिलाइटिस occurs when the infection become deep seated within the tonsils resulting in a peritonsillar abscess। अब जो पेरिटोन्सिलर एब्सेस है यहाँ तक तो आपको पता चल गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है, और वो क्या है, एक कलेक्शन ऑफ पस बी साइड द टॉन्सिल्स, या फिर टॉन्सिल्स के आसपास में अगर पस का कलेक्शन होता है तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, पेरिटोन्सिलर एब्सेस। अब यहाँ पे जो और रेशनल दे रखा है इसको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे
क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन वायरल टॉन्सिलाइटिस का क्या होता है, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, ये भी आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे अकर वेन इन्फेक्शन, ये क्यों हो रहा है, इन्फेक्शन हुआ है कहाँ पर, डीप सीटेड विद इन द टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स के डीप एरिया में इन्फेक्शन हुआ है, कौन सा, वायरल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हुआ है, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। टॉन्सिलाइटिस के टॉपिक के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, वहां से आप और देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज आर ऑल एक्सेप्ट, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर का मतलब हो गया जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, और नॉन मॉडिफाइबल का मतलब हो गया जिनको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे किसी को ओबेसिटी है, ये नॉन मॉडिफाइबल है, यानी कि हम उसको एक्सरसाइज के लिए बोल सकते हैं, कुछ दवाइयाँ देकर उसको वापस ठीक कर सकते हैं। टोबैको या फिर अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये आपको नहीं खाना है, इससे ये होता है वो होता है। या फिर ड्रग एडिक्शन जो भी है, जहाँ पर अल्कोहल के लिए जो भी सेंटर बनाए गए वहाँ पर आप उसको बेच सकते हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी है, कोई हिल डुल नहीं रहा है, मतलब अच्छे से उसके हाथ पैर सब काम कर रहे हैं लेकिन वो फिर भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो उसको भी हम बोल सकते हैं कि आप एक्टिविटी कीजिए जिससे ये नहीं होगा। तो ये क्या है, सारे के सारे नॉन मॉडिफाइबल है। ये एक मॉडिफाइबल है यहाँ पे, मतलब ये मॉडिफाइबल है, ये नॉन मॉडिफाइबल है। एज, तो यहाँ पे एज आपको राइट आंसर करना था। देखिए यहाँ पे नॉन मॉडिफाइबल का मतलब हो गया कि जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे एज, सेक्स, एथनिसिटी, जेनेटिक फैक्टर्स। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखिए मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में ओवरवेट यानी ओबेसिटी पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका था 2020 में। अगर आपने अच्छे से ये नोट्स वगैरह अच्छे से पढ़े थे तो यहाँ से इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप और भी देख लीजिए जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवॉइड मेजरिंग ब्लड प्रेशर इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम मतलब ब्लड प्रेशर नहीं लेंगे, एक को छोड़कर, एक्सेप्ट से पूछा था। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था एनीमिक पेशेंट। एनीमिक पेशेंट में हम क्या कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। बाकी इंजर्ड आर्म, एवी फिस्टुला, पोस्ट मास्टेक्टमी साइड से हम कभी भी ब्लड प्रेशर नहीं लेते हैं। यहाँ पर देखिए रेशनल के अंदर, ये आपको नोट्स के अंदर जो आपकी मॉड्यूल्स है उसमें मिल जाएगा, एक लाइन आपको अच्छे से मिल जाएगी जो लास्ट में आपको मिलेगी। देखिए यहाँ पे ब्लड प्रेशर वाले टॉपिक में जाना, वहां पर आपको मिल जाएगा, अवॉइड मेजरिंग ब्लड प्रेशर ऑन द साइड ऑफ इंजर्ड आर्म पोस्ट मास्टेक्टमी साइड एवी फिस्टुला मेड फॉर डायलिसिस। तो इन कंडीशंस में आपको ब्लड प्रेशर नहीं लेना है, बाकी जो भी कंडीशन आपको दे रखी हो उसमें आप ले सकते हैं, ठीक है। तो एनीमिक पेशेंट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मदर में सस्पेक्ट डीफनेस इन एन इन्फेंट इफ ऑन हियरिंग लाउड साउंड देयर इज एब्सेंस ऑफ। देखिए एक मदर है, वो अपने बच्चे में डीफनेस सस्पेक्ट कर रही है, यानी कि उसको ऐसा लग रहा है कि बच्चा क्या है, बहरा है। अब उसको बहरापन कैसे पता चला, क्योंकि उस बच्चे के आसपास में लाउड साउंड जो है वो बजाएगी, या फिर यूँ मान लीजिए कि कहीं आसपास में लाउड साउंड वगैरह चल रहा है और फिर भी बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, किसी प्रकार के कोई रिफ्लेक्स उसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, मतलब उसको कौन सी बीमारी हो सकती है या फिर कौन से वो रिफ्लेक्स है जिनकी कमी के कारण ऐसा हुआ है। यानी वो सस्पेक्ट कर लिया कि ये डीफनेस हो सकता है, इसको कौन सा वो रिफ्लेक्स है जो जनरेट उसमें नहीं हुआ या फिर क्रिएट नहीं हुआ जिसकी वजह से उसको ऐसा लगा कि इस बच्चे को क्या हो सकता है, डीफनेस हो सकता है। तो वो जो रिफ्लेक्स था वो कौन सा था, स्टार्टल रिफ्लेक्स। ये मैंने आपको पहले बता भी दिया है, हमारे नोट्स में भी आपको मिल जाएगा और ये लास्ट लाइन में मिलेगा आपको, इस मतलब चैप्टर की लास्ट लाइन में आपको ये मिल जाएगा, एंड जहाँ पर होता है उस जगह। देखिए यहाँ पे ये एक लाइन डाली गई थी कि ए मदर में सस्पेक्ट डीफनेस, मदर को ऐसा फील हो रहा है कि ये बच्चा जो है वो डीफनेस यानी बहरा है। क्यों, क्योंकि इन्फेंट जो बच्चा है उसके आसपास में किसी प्रकार की कोई स्टार्टल रिफ्लेक्स जो है वो क्रिएट नहीं हो रहे हैं। जब भी उसके आसपास में कोई भी लाउड साउंड वगैरह बजाई जाती है या फिर आसपास में कोई भी साउंड जनरेट होती है तो उस टाइम इसके किसी भी प्रकार के कोई रिफ्लेक्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, मतलब क्या है, स्टार्टल रिफ्लेक्स जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाकी यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें मिलेगी, वो आपको कोर्स के साथ में मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिलेटेड टू सेफ स्ट्रेटजी, और ये बहुत बार सीएचयू के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेकोमेटिस का एक जो ट्रीटमेंट है WHO के द्वारा दिया गया वो कौन सा है, सेफ स्ट्रेटजी। और सेफ स्ट्रेटजी के अंदर 3 ऑप्शंस तो सही थे, एक सही नहीं था, वहीं आपको यहाँ से पूछा गया था और यहाँ पे आपको मैंने आंसर भी बताया था, आई हाइजीन, ये नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शंस है वो तीनों के तीनों सही है और ये पहले भी बीपीसी सेशन के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए यहाँ पर ट्रीटमेंट, द WHO रिकमेंडेड टू एंटीबायोटिक फॉर ट्रेकोमा कंट्रोल ऑरल एजिथ्रोमाइसिन सिंगल डोज एंड टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट। ये भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ था कि 2 एंटीबायोटिक WHO के द्वारा रिकमेंड की गई है कि ट्रेकोमेटाइस के
ट्रीटमेंट के लिए ये जो 2 एंटीबायोटिक्स है वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन सिंगल डोज एंड टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट, ये हम यूज़ कर सकते हैं। ये WHO के द्वारा बताई गई थी कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए ये एंटीबायोटिक्स आप दे सकते हैं। अब देखिए WHO के द्वारा एक स्ट्रेटजी भी दी गई थी, वो थी सैफ स्ट्रेटजी, और ये 2021 में पूछा गया था। यही सवाल 2021 में भी पूछा गया था। देखिए एस का मतलब सर्जिकल केयर यहाँ पे आपको दे रखा है, ए का मतलब एंटीबायोटिक दे रखा है, एफ का मतलब फेशियल क्लीनलीनेस दे रखा है, और ई का मतलब यहाँ पे आई हाइजीन दिया था, वो आपका गलत था। ई का मतलब होता है एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट। तो ये सेफ स्ट्रेटजी में 4 जो वर्ड है SAFE, उनके चारों के मीनिंग है। ये आपको हर एक एग्जाम में, हर एक में तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो BPC से एग्जाम होती है या फिर CHO की जब भी कम्पिटेटिव एग्जाम होती है उनमें ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल द फॉलोइंग आर साइन ऑफ प्राइमरी शॉक एक्सेप्ट। यहाँ पे जो भी साइन दिए गए हैं वो किसके हैं, प्राइमरी शॉक के हैं, एक को छोड़कर। तो यहाँ पर देखिए जो नहीं है वो कौन सा है, ऑप्शन सेकंड अनकॉन्शियसनेस, ये नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन है तीनों की तीनों क्या है, प्राइमरी शॉक के साइन है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, रेशनल के अंदर हमारे नोट्स में बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी, मतलब 60 के समथिंग क्वेश्चन है, आप खुद भी चेक कीजिएगा। 60 के समथिंग हमारे नोट्स में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए प्राइमरी शॉक के सिम्टम्स या फिर जो साइन आपको दिए गए हैं, पेलर फेस एंड लिप्स, ये आपको ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट है बीड्स ऑफ स्वीट ऑन द फोरहेड, नेक्स्ट काल्मिनेशन ऑफ द स्किन, नेक्स्ट कॉल्ड हैंड्स एंड फीट, सैलो ब्रीदिंग, रैपिड एंड फीबल पल्स। तो ये आपको ऑप्शन में दिया गया है, कॉल्ड हैंड्स एंड फीट्स वाला भी दिया गया है और ये भी दिया गया है। 3 ऑप्शंस तो ये है प्राइमरी शॉक के आपको साइन दिए गए। एक जो नहीं है वो यहाँ पे अनकॉन्शियस है, तो वो आपको यहाँ पे राइट आंसर करना था। देखिए नेक्स्ट जो है वो है सेकेंडरी शॉक के कुछ सिम्टम्स। तो सेम एज जो प्राइमरी शॉक के हैं वो तो आने ही आनी है सेकेंडरी में भी, लेकिन इसके साथ साथ ये ऑप्शंस जो अनकॉन्शियस है वो सेकेंडरी शॉक का सिम्टम है। तो सेकेंडरी शॉक में ये कुछ अदर सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलेंगे और ये लेटर स्टेज में अनकॉन्शियस देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन फिर से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल द फॉलोइंग आर फर्स्ट एड मेजर्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ स्प्रेन, स्ट्रेन, फ्रैक्चर एंड जॉइंट डिसलोकेशन एक्सेप्ट। यहाँ पे मतलब जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है, चाहे स्ट्रेन हो, फ्रैक्चर हो या फिर जॉइंट डिसलोकेशन हो, इन सभी कंडीशन का एक फर्स्ट एड मेजरमेंट होता है या फिर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है, वो सही है, मतलब एक को छोड़कर। तो यहाँ पे एक आपने टर्म पढ़ी होगी राइस, जो कि मैंने आपको कल भी बताई थी। उसी राइस से आपको आर का मतलब सी दे रखा है, आई का मतलब भी आपको सही दे रखा है और सी का मतलब भी आपको सही दे रखा है, लेकिन एक जो ई का मतलब है वो आपको गलत दे रखा है और यही तो आपको पूछा गया है एक्सेप्ट कि एक कौन सा नहीं है, तो वो आपका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, एक बार नहीं 2 बार पूछा गया है। एक बार आपको टर्म पूछी गई थी कि स्प्रेन, स्ट्रेन, फ्रैक्चर एंड जॉइंट डिसलोकेशन के लिए कौन सा मेजरमेंट, फर्स्ट एड मेजरमेंट करेंगे, तो वहां पर आपको राइस आंसर करना था। एक बार आपको BPC सेशन 2020 में पूछा गया था, आर का मतलब, आई का मतलब, सी, या फिर इस प्रकार से, मतलब जिस प्रकार से अभी पूछा गया इसी प्रकार से पहले भी पूछा गया था। तो देखिए 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइस का आर का मतलब आपको दे रखा है, आई का मतलब दे रखा है, सी का मतलब भी आपको दे रखा है ऑप्शन में, लेकिन जो ई का मतलब होता है वो क्या होता है, एलिवेट द इंजर्ड पार्ट, और वहां पर आपको गलत दे रखा है, तो वही आपको यहां से चूज करना था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिल सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग आर हेल्थ प्रॉब्लम कॉमन टू ऑल डिजास्टर एक्सेप्ट, मतलब सभी प्रकार के डिजास्टर के अंदर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स जो कॉमन है वो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, एक को छोड़कर। यहाँ पर भी एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। किसी भी डिजास्टर से किसी पर्सन को डायबिटीज या फिर हाइपरटेंशन नहीं होगा। बाकी जो 3 ऑप्शंस दे रखे हैं ये तीनों की तीनों हेल्थ प्रॉब्लम्स सभी को हो सकते हैं सभी प्रकार के डिजास्टर में। चलिए रेशनल में इसको और देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे नोट्स में भी आपको सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे दिख रहा है, मतलब हमारे नोट्स में से आपको दिख रहा है, बाकी यहाँ पे कुछ टाइप किया हुआ है तो वो आपको अलग से दिया गया, यानी कि हमारे नोट्स में से नहीं है, वो आपके मॉड्यूल्स में से है। देखिए यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम कॉमन टू ऑल डिजास्टर, यहाँ पे देखिए सोशल रिएक्शन, कम्युनिकेबल डिजीज, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट, क्लाइमेट एक्सपोजर, फूड एंड न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, डैमेज टू हेल्थ इंस्ट्रूमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए मेंटल हेल्थ आपको ऑप्शन में दे रखा है, फूड एंड न्यूट्रिशन आपको दे रखा है, कम्युनिकेबल डिजीज आपको दे रखा है। तो ये सभी के सभी जो है आल डिजास्टर में हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। डायबिटीज या फिर हाइपरटेंशन जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो वो आपका ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से एक्सेप्ट से पूछा गया, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स टू परफॉर्म द हेमिल्च मैन्यूअर ऑन द समवन एल्स आर करेक्ट एक्सेप्ट। जब आप हेमिल्च मैन्यूअर परफॉर्म करते हैं, ये कब करते हैं हम, चोकिंग की कंडीशन में। अगर किसी पर्सन को चोकिंग हुआ है
या फिर किसी के गले में कुछ ना कुछ अटक गया है, तो उस टाइम हम हेमेल्ची मैन्योर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे उसके सभी स्टेप्स दिए गए हैं, मतलब जो भी यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं वो सही है एक को छोड़कर। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या करना था, ऑप्शन फर्स्ट, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द पर्सन। कभी भी पर्सन के सामने खड़े नहीं होते हैं, पर्सन के हम जस्ट पीछे खड़े होते हैं और उसके बाद हम हेमेल्ची मैन्योर परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे नोट्स में यहाँ पे सम एज इट इज़ आपको मिल जाएंगे सभी चीज़ें। फर्स्ट एड मेजरमेंट है और ये किसका है, फॉरेन बॉडी इन द इसोफेगस। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, या तो चॉकिंग हुई हो या फिर कुछ ना कोई पार्टिकल जो है वो गले में फंस गया हो, तो उस टाइम हम हेमेल्ची मैन्योर यूज करते हैं और इसको एब्डोमिनल थर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। हेमेल्च मैन्योर में क्या क्या करते हैं, मतलब जो स्टेप्स है वो क्या क्या करते हैं। स्टैंड बिहाइंड द पर्सन, पर्सन के जस्ट पीछे खड़ा होना होता है। उसके बाद मेक ए फिस्ट विथ वन हैंड, एक हाथ से आपको मुट्ठी बनानी होती है, यानी फिस्ट जो है वो आपको क्रिएट बनानी होती है। देन ग्रास्प द फिस्ट विद द अदर हैंड, और दूसरे हैंड से आपको ये फिर से आपको फिस्ट बनानी होती है और उसको ग्रास्प करना होता है। परफॉर्म ए टोटल ऑफ 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट, यानी कि 5 बार आपको ये जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म करना होता है। दोनों आपने हैंड से मुट्ठियां बना ली यानी फिस्ट बना ली, और उसके बाद में ये आपको प्रोसीजर जो है परफॉर्म करना होता है। तो यहाँ पे एक जो ऑप्शन था गलत, वो कौन सा था, इन फ्रंट वाला। ठीक है, यहाँ पे मतलब बिहाइंड आप पर्सन के खड़े हो सकते हैं, स्टैंड हो सकते हैं, बाकी आपको फ्रंट में नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। IUCD 380A प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसी फॉर, जो IUCD 380A है वो अनवांटेड प्रेगनेंसी से प्रोटेक्ट करती है, लेकिन ये कब तक प्रोटेक्ट करती है ये आपको पूछा गया है। ये आप सभी को पता भी है क्योंकि ये बहुत सारी CHO के एग्जाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 10 साल तक ये जो IUCD 380 है ये प्रोटेक्ट करती है 10 साल के लिए। ये हमारे नोट्स में भी आपको शायद नहीं मिलेगा हमारे नोट्स में, तो क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ डायरेक्ट दे रखा था कि IUCD 380A, और ये लाइन जो है वो हटा दी गई थी। चलिए कोई बात नहीं। अवेलेबिलिटी ऑफ IUCD 380A द प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर ओवर 10 ईयर्स, 10 साल तक ये आपको प्रोटेक्ट करती है, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाती है। ए फिक्स्ड डे सर्विसेज एट ऑल फैसिलिटीज आर टू बी एंश्योर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंडर वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन यानी कि विप्स स्कीम, एडोलसेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स आर गिवन सरप्राइज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। विप्स जो प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत जो एडोलसेंट्स बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो उनको टैबलेट दी जाती है, उसमें कितना क्या आयरन और फॉलिक एसिड होता है ये आपको सिंपली पूछा गया है। यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना था, ऑप्शन सेकंड, 100 mg एलिमेंटल आयरन एंड 500 mcg फॉलिक एसिड, ये आपकी वैल्यू जो है वो राइट है। यहाँ पर हमारे नोट्स में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। की फीचर्स जो स्कीम है विप्स, उस स्कीम की फीचर्स के अंदर आपको ये मिल जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी जो की फीचर्स है उनमें आप देखना। देखिए यहाँ पे विप्स की जो सप्लीमेंटेशन करते हैं आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट, उसमें 100 mg जो है एलिमेंटल आयरन होता है और 500 mcg जो है फॉलिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस फॉर कैल्शियम इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, ये पहले भी BPC सीजन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में कितना का कैल्शियम जो है पर डे RDA के अकॉर्डिंग देना होता है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, 1200 mg पर डे। यहाँ पे 1200 mg पर डे आपको जो है राइट आंसर करना था, हमारे नोट्स में आप देख सकते हैं, और ये पहले भी BPC सेशन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा भी जाता है CHO के एग्जाम में भी, तो थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रीजन ऑफ फंडल हाइट मोर देन द पीरियड ऑफ गेस्टेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर ऑल एक्सेप्ट, यहाँ पे आपको फंडल हाइट मोर देन द पीरियड ऑफ गेस्टेशन, मतलब गेस्टेशन पीरियड के जितने मंथ्स हुए हैं या फिर कितने भी महीने की प्रेगनेंसी हो, चाहे जैसे 5 महीने की प्रेगनेंसी है और जितनी हाइट फंडल हाइट होनी चाहिए थी उससे भी ज़्यादा हाइट हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान, तो मतलब उसके सभी के सभी क्या है, कारण है, रीजंस है, एक को छोड़कर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, ट्रांसवर्स लाई, ये आपका यहाँ पे गलत है। तो ये जो यहाँ पर रेशनल आप देख सकते हैं, रीजन ऑफ फंडल हाइट मोर देन द पीरियड ऑफ गेस्टेशन, तो यहाँ पर देखिए रॉन्ग डेट ऑफ LMP, फुल ब्लैडर, मल्टीपल प्रेगनेंसी, लार्ज बेबी, पॉलीहाइड्रोमनियोज, हाइड्रोसिपेलस एंड हाइडिटिफॉर्म मॉल यानी एच मॉल आप बोल सकते हैं। लार्ज बेबी आपको दे रखा है, पॉलीहाइड्रोमनियोज दे रखा है, मल्टीपल प्रेगनेंसी आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी, पॉलीहाइड्रोमनियोज एंड लार्ज बेबी, तो ये तीनों के तीनों सही है। एक जो गलत है वो कौन सा है, ट्रांसवर्स लाई, वो है रीजन ऑफ फंडल हाइट लेस देन द पीरियड ऑफ गेस्टेशन, इसके अंदर आता है ये ट्रांसवर्स लाई। IUD मिस्ड अबॉर्शन, IUGR एंड रॉन्ग डेट ऑफ MLP।
LMP, यानी कि ये रॉन्ग डेट वाला दोनों में होता है, लेकिन ये IUGR मिस्ड अबॉर्शन, IUD ट्रांसवर्सल, ये रीजन है लेस देन पीरियड ऑफ गेस्टेशन, मतलब फंडल हाइट जो है वो कम हो जाए और वीक या फिर मंथ्स जो है गेस्टेशन के वो बढ़ जाए, जितनी प्रॉपर होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा और ध्यान भी रखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फिनोमिनन ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग लेबर इन विच मसल फाइबर आर परमानेंटली शॉर्टन और रिलैक्सड इज नॉन एज। देखो 2-3 क्वेश्चन है जो इग्नू की तरफ से भी बाय मिस्टेक हो ही जाते हैं, और ये 2 क्वेश्चन है जिनमें हमारी तरफ से भी कुछ मिस्टेक हुई है, मतलब मिस टाइप होने की वजह से रॉन्ग आंसर शायद आप लोगों को बता दिए थे, तो वो भी आपको अभी करेक्शन हम करवा देंगे। मतलब 3-4 क्वेश्चन है जिनमें जो इग्नू की तरफ से पेपर बना था उसमें 3 क्वेश्चन में शायद मिस प्रिंट हुई है, वो क्या क्या है वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है पूरी, और मैंने आपको बताया था कि ये रिट्रैक्शन की क्या है डेफिनेशन है, जो टर्म है वो किसकी है, रिट्रैक्शन की है, और ये एज इट इज यहाँ पे ऐसी होनी चाहिए। लेकिन जो इग्नू के मॉड्यूल्स बोलते हैं उनके अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया था। यहाँ पर देखिए इग्नू की तरफ से जो मॉड्यूल्स हैं उनमें, ये हमारे नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, यूट्राइन रिट्रैक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, रिट्रैक्शन इज द फिनोमिनन ऑफ द यूट्रस इन लेबर इन विच द मसल फाइबर आर नॉट परमानेंटली शॉर्टन एंड रिलैक्स्ड, बट देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था, परमानेंटली शॉर्टन एंड रिलैक्स्ड, लेकिन इग्नू के जो मॉड्यूल्स है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट भी आना चाहिए था। तो इन्होंने क्वेश्चन में हो सकता है मिस प्रिंट हुआ हो, जैसे आप एक क्वेश्चन अभी आप और भी देखेंगे आगे, आपने शायद देख भी लिया होगा, जो टेम्परेचर वाला था BBT है ना, बेसल बॉडी टेम्परेचर वाला, उसमें भी उन्होंने सेंटीग्रेड में जो वैल्यू है वो दे रखी थी, लेकिन वो होनी किस में चाहिए थी, फ़ारेनहाइट में होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे मतलब मिस प्रिंट हो सकती है। उसी प्रकार से 2 क्वेश्चन में मिस टाइप होने की वजह से वो हमने हमारी तरफ से भी वो गलत हुए, वो भी हम करेक्शन अभी करवा देंगे। देखिए यहाँ पे नॉट परमानेंटली शॉर्टन एंड रिलैक्स्ड बट रिटेन some of the contractions resulting in shortening and thickening of the upper uterine segment which help to progressive expulsion of the fetus। ये एग्जैक्ट यूट्राइन रिट्रैक्शन की क्या है डेफिनेशन है। तो यहाँ पर मतलब थोड़ा सा मिस्टेक इग्नू की तरफ से हुआ था 2-3 क्वेश्चंस में, तो एक क्वेश्चन तो ये है जो मैंने आपको बता दिया है, और हमारी तरफ से दो क्वेश्चंस में मिस्टेक हुई है वो भी हम आप लोगों को भी बता देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्टोग्राफ डेस्पिट्स डिसेंट ऑफ हेड, ये मैंने आपको बता दिया था कि डिसेंट ऑफ हेड जब होता है तो उसका पार्टोग्राफ में सिंबल क्या होता है, 0। यहाँ पे पार्टोग्राफ की एक इमेज जो है वो आप लोगों को दिखाई गई है, वैसे जो इग्नू के मॉड्यूल्स हैं उनमें आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगी, तो यहाँ पर हमने अलग से डाउनलोड करके ये आपके लिए रखी है। देखिए जो सर्विक्स का जो डायलेशन होता है उसको एक्सप्रेस करते हैं हम एक्स से, यानी यहाँ पे इंटू का एक ऑप्शन दे रखा है, वो क्या है, आप एक्स मान लीजिए या फिर इंटू का ऑप्शन मान लीजिए, जो भी है, ये हम सर्विक्स के डायलेशन को इससे इंडिकेट करते हैं। आगे आपको पूछा जा सकता है बीपीसी सेशन में, डिसेंड ऑफ हेड को हम 0 से करते हैं, और यहाँ पे देखिए पल्स, जो पल्स होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम, मतलब जो सिंबल होता है वो क्या होता है, डॉट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक डॉट। एंड ब्लड प्रेशर के लिए यहाँ पे जो एक दिखा रखा है सिंबल, वो क्या दिखा रखा है, कुछ इस प्रकार से दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको इजीली दिख नहीं पा रहा होगा, तो इस प्रकार से ये सिंबल दे रखा है। तो ये कुछ अलग अलग सिंबल्स है, आगे आपको नेक्स्ट जब भी एग्जाम हो तो इस प्रकार से जो भी सिंबल्स है वो आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल डोज ऑफ विटामिन ए गिवन 2 ईयर टू 5 ईयर ऑफ एज, यानी 2 साल से 5 साल तक के बच्चे को कितने विटामिन ए की डोज देंगे, तो ये मैंने आपको बता दिया था कि 6 डोज आपको देनी होती है। ये देखिए हमारे नोट्स में भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। प्रोफाइलेक्टिक जो विटामिन ए की डोज है वो पहली डोज 9 महीने पे और 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, ये आप सभी को पता है, मिजल्स के साथ में ये देनी होती है। सेकंड जब देते हैं तब 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है ये इतने विटामिन ए की डोज देनी होती है। ये लगती है 16 से 18 मंथ पे, यानी मान लीजिए कि 16 महीने पे बच्चे को पिलाई है, यानी डीपीटी बूस्टर के साथ में आपने ये जो विटामिन ए है वो सप्लीमेंटेशन आपने दिया है। देन उसके बाद आप कब देंगे, 24 मंथ, यानी एवरी 6 मंथ, 6 महीने के गैप से 5 साल तक ये विटामिन ए की जो डोज है वो आपको देनी होती है। तो यानी 3 डोज तो आपकी क्या हो गई, 24 महीने तक हो गई, यानी कि 2 साल का बच्चा हो चुका है। अब 2 साल से लेकर आपको 5 साल तक की पूछी गई है, तो रिमेनिंग यानी 9 डोज कंप्लीट लगती है, जिनमें से आप 3 निकाल दीजिए, कितनी बच गई आपकी 6, तो 6 डोज आपको यहाँ पे राइट आंसर करना था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन और भी दे रखा है। पहली डोज 9 महीने पे, दूसरी डोज 16 से 18 महीने पे, जो मैंने आपको बता दिया अभी, तीसरी डोज 24 महीने पे, बाकी जो भी डोज देनी है वो आपको 6 महीने से देनी है, और ये 5 साल तक आपको देनी होती है। तो ये आपका यहाँ पे 6 डोज वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ए वुमन शुड ब्रेस्ट फीड हर बेबी फॉर। एक महिला है जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तो अपने बच्चे को कितनी क्या ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी या फिर कितनी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आप एडवाइस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट आंसर होगा, 6 to 8 टाइम्स ड्यूरिंग डे एंड 2 to 3 टाइम्स इन नाइट। 6 से 8 बार दिन में और 2 से 3 बार रात में। इस प्रकार से ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करवानी ही करवानी है। यहाँ पर रेशनल के अंदर देखिए, इन्फॉर्म द मदर, आप मदर को क्या इन्फॉर्म करेंगे रिगार्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग, यानी जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में आप मदर को इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे कि आपको एटलीस्ट 8 टाइम्स इन 24 आवर्स इंक्लूडिंग नाइट फीड्स, यानी कि 8 बार तो आपको ब्रेस्ट फीड करवाना ही करवाना है 24 घंटे के अंदर। चाहे आप 6 बार दिन में करवा दीजिए, 2 बार आप रात में करवा दीजिए, लेकिन आपको 8 बार तो ब्रेस्ट फीडिंग करवानी ही करवानी है पूरे 24 घंटे के अंदर। ये आपको मदर को इन्फॉर्म करना है, एडवाइस देनी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन थर्ड है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सॉलिड फिल्म डिस्टिंक्ट लंप कंपोज्ड ऑफ मास और लंप ऑफ फाइब्रस टिश्यू इज नॉन एज, यानी कि फाइब्रस टिश्यू में लंप बना है या फिर मास स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हुई है, और वो किस टाइप की है, सॉलिड है, फिल्म एंड डिस्टिंक्ट लंप है। तो ये किसको इंडिकेट कर रही है, फिर इस टर्म को हम क्या कहते हैं, ये आपको पूछा गया था और मैंने आपको आंसर में बता दिया था कि फाइब्रो एडिनोमा इसको कहा जाता है। चलिए रेशनल के अंदर भी देख लीजिए। यहाँ पे आप जब इस मतलब कोर्स के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह भी आपको नीचे दिखाई देगी, वो अलग टॉपिक भी है। लेकिन यहाँ पे देखिए, इफ ए लंप इज नॉट फिल्ड विथ फ्लूइड इट इज कॉल्ड फाइब्रोएडिनोमा। अब फाइब्रोएडिनोमा की जो प्रॉपर जो डेफिनेशन वो क्या है, ए फाइब्रोएडिनोमा इज सॉलिटरी फिल्म डिस्टिंक्ट लंप कंपोज्ड ऑफ ए मास और लंप ऑफ फाइब्रस टिश्यू। तो यह कि सेम एज इट इज आपको डेफिनेशन दी गई थी और ये टर्म आपको पूछी गई थी। यहाँ पे ये राइट आंसर आपको करना है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और भी दे रखा है, ये रेशनल आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड स्ट्रीम यूरिन फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड कल्चर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एविडेंस्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। यूटीआई जब किसी पर्सन को होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, यूरिन का कल्चर करते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं यूरिन का, और आप कौन सी यूरिन का कर रहे हैं, मिड स्ट्रीम यूरिन का। तो आप सभी फाइंडिंग्स देखेंगे यूरिन में, आप क्या देखेंगे, सभी फाइंडिंग्स देखेंगे एक को छोड़कर। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था और यही आपको फिर से आंसर करना है, प्रेजेंस ऑफ हार्मोन। ये नहीं होता है, बाकी तीनों जो फाइंडिंग्स है वो आप देख सकते हैं। चलिए रेशनल में आपको और दिखा देते हैं। ये मैंने आपको पहले भी पिक्चर दिखाई थी और यहाँ से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी सेशन की एग्जाम में। तो मैंने आपको पहले वाले जो पेपर्स हुए हैं उनमें भी मैंने आपको ये बताया था। तो यहाँ पे जिन्होंने अच्छे से रेशनल को पढ़ा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ रेशनल के साथ में जो भी आपको दिख रहा है वो भी आप पढ़ लीजिए। देखिए मिड स्ट्रीम यूरिन से जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं यूटीआई को डिटेक्ट करने के लिए, उसमें हम क्या क्या चेक करते हैं, प्रेजेंस ऑफ पस सेल, बैक्टीरिया, रेड ब्लड सेल, ये सभी अगर प्रेजेंट है तो ये किसको इंडिकेट कर रही है, यूटीआई को, मतलब यूटीआई पर्सन को हो चुका है। तो ये सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ हार्मोन यहाँ पर हम चेक नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पे और भी दे रखा है, ये आपको पहले वाले पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेस टॉक बिटवीन 2 or more people to help and make decision and act अपॉन इट इज नॉन एज। देखिए यहाँ पे एक तो ये जो क्वेश्चन था इसमें मिसप्रिंट हुई थी, यानी जो आंसर्स बनाए गए थे उस टाइम मिसप्रिंट हो गया था, मिस टाइप हो गया था। यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं था। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन फोर्थ, काउंसलिंग। जो भी मिसप्रिंट हुई है वो मैं आपको फिर से सही करवा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मिसप्रिंट तो इग्नू के पेपर में भी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि मिसप्रिंट होती नहीं है, हो सकती है कहीं पर भी, गलतियां तो इंसान से ही होती है। तो यहाँ पे देखिए जो काउंसलिंग है वो आपका राइट आंसर होगा। काउंसलिंग की डेफिनेशन कंप्लीट जो आपको यहाँ पे दिखाई गई है, जो आपको ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में जो दिया गया है वो सारी की सारी डेफिनेशन किसकी है, काउंसलिंग की है। चलिए मैं आपको रेशनल में दिखा देता हूँ, ये आपको हमारे नोट्स में सारी चीज़ें मिल जाएगी। जितने भी क्वेश्चन हमारे नोट्स में से मिल रहे हैं आप खुद भी काउंट कीजिएगा कितने क्या क्वेश्चन हो रहे हैं। करीबन 60 या फिर 59 के समथिंग है जो हमारे नोट्स में से आए हैं। देखिए यहाँ पे काउंसलिंग की एक कंप्लीट डेफिनेशन दी गई थी। It is face-to-face communication between 2 or more peoples in which one person helps the other to make decision and them act upon it। ये पूरी आपको डेफिनेशन दी गई थी और ये डेफिनेशन किसकी है, काउंसलिंग की है। तो काउंसलिंग से यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और भी शायद पूछे गए, 2-1 क्वेश्चन और है वो भी देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे आपको काउंसलिंग यहाँ पे राइट आंसर करना है। थोड़ा सा ये करेक्शन आप कर लेना, एक क्वेश्चन और आएगा जिसमें आपको और करेक्शन करना है, वो भी आपको बता देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ऑल द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ काउंसलिंग फॉर एडोलसेंट्स एक्सेप्ट।
एडोलसेंट्स की काउंसलिंग के सभी क्या है ऑब्जेक्टिव है एक को छोड़कर। ये तो एक सिंगल लाइन उठा के क्वेश्चन पूछा गया था, वहां से सारे ऑप्शंस डाले गए थे। तो यहाँ पे आपको मैंने आंसर में बताया था ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कॉफ विद देयर प्रीवियस सिचुएशन, ये एक गलत है, बाकी सभी के सभी क्या है ऑब्जेक्टिव्स है, काउंसलिंग के ऑब्जेक्टिव्स है। देखिए यहाँ पे रेशनल के अंदर काउंसलिंग हेल्प्स एडोलसेंट्स टू आइडेंटिफाई, यहाँ पे ये जो लाइन थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि जो काउंसलिंग है वो हेल्प करती है एडोलसेंट्स की किसमें, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में, डिसीजंस लेने में, और गिव देम टू कॉन्फिडेंस टू पुट देयर डिसीजंस इनटू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में अपने डिसीजंस रखने में। तो ये जो है काउंसलिंग वो क्या करती है, हेल्प करती है एडोलसेंट्स की, और यही ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पे पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, an agent which dissolves thick mucus and helps to relieve respiratory difficulty is known as। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जो एजेंट है वो कौन सा एजेंट है जिसमें जिसकी वजह से मतलब जो थिक म्यूकस है वो डिजोल्व हो जाता है और रेस्पिरेटरी जो भी डिफिकल्टी हो रही है उसमें रिलीव जो है पर्सन को मिल जाता है। इसके लिए मैंने आपको आंसर में बता दिया था कि म्यूकोलाइटिक जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रेशनल में और दिखा देते हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टोरेंट्स एंड म्यूकोलाइटिक्स, ये आपको 6th मॉड्यूल में मिलेगा जो आपकी इसेंशियल ड्रग वाला मॉड्यूल से उसके अंदर वहाँ पे डिफ्रेंशिएट जो दे रखा है डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टोरेंट एंड म्यूकोलाइटिक, वहाँ पर आपको ये पूरी लाइन भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं म्यूकोलाइटिक हेल्प ल्यूजन थिक ब्रोंकियल सिक्रेशंस, जो भी ब्रोंकियल मतलब सिक्रेशंस हो रहे हैं थिक वाले उनको ल्यूज करने का काम किसका होता है, म्यूकोलाइटिक का। लेकिन जो एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं ब्रोंकियल सिक्रेशंस को। तो यहाँ पे एक्सपेक्टोरेंट का तो कोई रोल ही नहीं है, यहाँ पे जो राइट आंसर आपको करना था वो क्या करना था, म्यूकोलाइटिक्स। यहाँ पे एक लाइन और दे रखी है, ये डिफरेंस के साथ ही है। Mucolytics agent which dissolve thick mucus and usually used to help relieve respiratory difficulties, ये आपको डिफरेंस के साथ में मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए जो आपको पूछा गया, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग मिजोप्रोस्टोल आर ऑल एक्सेप्ट, इसमें भी एक मिस टाइप हुआ था, मतलब जो आपको आंसर बताया गया था वो रेक्टल बताया गया, तो ये गलत है। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है, मतलब सॉरी वो वेजाइनल मतलब रेक्टली बताया गया था कि मिजोप्रोस्टल एडमिनिस्टर कर सकते हैं, तो ये गलत था। यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या करना है, रेक्टली, रेक्टली मिजोप्रोस्टल एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। वैसे आपको मॉड्यूल्स के अंदर ये भी मिल जाएगा कि जो मिजोप्रोस्टल है वो ऑरली और रेक्टली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ऐसा भी आपको मिल जाएगा। इसी वजह से मैंने आपको ये मिस कंसेप्शन की वजह से रेक्टल मतलब जो है ये गलत बता दिया था उस टाइम। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या करना है, रेक्टल। जो मिजोप्रोस्टोल है वो हम ऑरली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, सबलिंगुअली भी कर सकते हैं और वेजाइनल भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रेशनल के अंदर आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक तो आपको पूछा गया था कि जो मिजोप्रोस्टोल है उसके काम वो आगे आएंगे, बाइंड्स टू द मायोमेट्रियल सेल कॉजिंग स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड सर्वाइकल सॉफ्टनिंग डायलेशन, ये आप लोग देख लेना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मिल जाएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, और सेम एज इट इज यहीं से एक क्वेश्चन और पूछा गया, वो है कि जो मिजोप्रोस्टल है वो कौन से रूट से दे सकते हैं, ओरल, बकल, वेजाइनल एंड सबलिंगुअल। सबलिंगुअल जो रूट है वो मोस्ट रिकमेंडेड रूट है मिजोप्रोस्टल देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डोज ऑफ रिंगर लैक्टेट फॉर फ्लूइड रिससिटेशन इज, फ्लूइड रिससिटेशन के लिए जो आरएल की डोज होती है वो कितनी होती है, ये मैंने आपको बता दिया कि 25 से 30 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर हावर आपको देना होता है फ्लूइड रिससिटेशन के अंदर। देखिए यहाँ पे डोज ऑफ आईवी जो आरएल आप देते हैं सॉल्यूशन, उसकी फ्लूइड रिससिटेशन में जो डोज होती है वो कितनी होती है, 20 से 30 ml पर केजी बॉडी वेट पर हावर। तो ये डोज यहाँ से मतलब सेम एज इट इज हमारे नोट्स में से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजर टू प्रिवेंट कैंसर आर ऑल एक्सेप्ट, यानी कि कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए ये सारे मेजरमेंट सही है एक को छोड़कर। तो यहाँ पे देखिए आपको जो आंसर करना था वो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, एंश्योर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ये ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट आंसर करना था, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। चलिए हमारे नोट्स के अंदर भी आपको दिखा देते हैं। ये यहाँ पर देखिए, रोल ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल इन कैंसर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल टॉपिक है, जिसके अंदर प्रिवेंशन ऑफ कैंसर ये हमारे नोट्स में मिल जाएगा। और ये तीनों लाइनें आपको दी गई है, क्रिएट अवेयरनेस, एनकरेज टू असिस्ट हैबिचुअल टोबैको यूजर एंड प्रमोट हेल्दी एंड डाइटरी प्रैक्टिस, ये तीनों ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। एक जो गलत दिया गया है वो आपको यहाँ पे सेडेंटरी लाइफस्टाइल का दिया गया है, वहीं आपको राइट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कैंसर ऑफ यूट्राइन सर्विक्स, यूट्राइन सर्विक्स के कैंसर के लिए कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है, या फिर कौन से पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से ऐसा होता है। तो आपको यहाँ पे
HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो राइट आंसर करना था। यहाँ पे नोट्स के अंदर आप देख लीजिए, कैंसर ऑफ यूट्राइन सर्विक्स के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे, सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट जो कॉमन कैंसर है एमंग वुमेन इन द वर्ल्ड वो कौन सा है, सर्वाइकल कैंसर। देखिए थर्ड मोस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, फर्स्ट की नहीं बात हो रही है, थर्ड की बात हो रही है। वैसे फर्स्ट पे चल रहा है अभी ब्रेस्ट कैंसर, ये तो आप सभी को पता भी होगा, है ना। यहाँ पे देखिए HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से भी ये क्या होता है, यूट्राइन जो सर्विक्स है उसमें कैंसर हो सकता है इस पॉजिटिव एजेंट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वेलिंग या फिर कंजेनाइटल फाउंड बाय द क्लस्टर ब्लड वेसल्स इज नॉन एज, यानी जो ब्लड वेसल्स है उनमें क्लस्टर हो गया है और उनमें स्वेलिंग आ रखी है, किस मतलब ये जो स्वेलिंग हो रखी है वो कैसी है, कंजेनाइटली है, पहले से हम लोग कंजेनाइटली है। तो इस टर्म को क्या बोलेंगे, इस टर्म को बोलेंगे हम हेमेंजियोमा। यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन 2021 की बीपीएससी सेशन एग्जाम में भी पूछा गया था। हेमेंजियोमा इज ए स्वेलिंग ऑफ एन कंजेनाइटल फाउंड बाय द क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स, और ऐसा का ऐसा एज इट इज ये क्वेश्चन फिर से 2022 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लोइंग ऑफ यूरिन स्टेम एंड डिस्यूरिया इन हेल्दी एल्डरली मेल इज ए साइन ऑफ, अगर स्लोली यूरिन स्टीम या फिर डिस्यूरिया की प्रॉब्लम अगर हेल्दी एल्डरली मेल को है तो एक कौन सी बीमारी को इंडिकेट कर रहा है, BPH यानी बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपको मॉड्यूल्स में दे रखे हैं उनमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है वो आपको राइट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ORS इंक्लूड ऑल, सभी ORS के क्या कंस्टिट्यूएंट है एक को छोड़कर, और यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था सोडियम बेंजोएट, बाकी जो सभी है वो ORS के अंदर कंस्टिट्यूएंट्स मिलते हैं। देखिए यहाँ पर वैल्यू भी आपको दे रखी थी कि कितने कितने क्या होते हैं। ग्लूकोज साल्ट सॉल्यूशन होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम सिट्रेट होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, ग्लूकोज भी होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, लेकिन सोडियम बेंजोएट नहीं होता है। तो ये कुछ कंस्टिट्यूएंट्स है जो ORS में मिलते हैं, यानी ORS इनसे मिलके बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड थी, ये थी प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रंस के अंदर, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। चलिए रेशनल के अंदर आपको और देख लेते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन किस किस बीमारी के लिए यूज ली जाती है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। RTI यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे निमोनिया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी डॉक्सीसाइक्लिन यूज लेते हैं, जैसे क्लेमाइडिया हो रखा है, सिफिलिस हो रखा है, या फिर म्यूकोप्लाज्मा प्रोस्टेटाइटिस या फिर PID हो रखा है, तो इन कंडीशन में भी डॉक्सीसाइक्लिन जो ड्रग है वो यूज ली जाती है। यहाँ पे डोज कितनी क्या होती है ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जो साइड इफेक्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये साइड इफेक्ट है यहाँ तक पैनक्रिएटाइटिस तक। नेक्स्ट बाद में इसके बाद में है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किन किन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रन आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था, तो प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रन जो है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए डे ओल्ड बेबी विथ फ्रॉथिंग एट द माउथ टू बी कैप्ट इन, यहाँ पे क्वेश्चन में TEF जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक का है, TEF। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा है, इसकी एज आपको नहीं दी गई है, ये हो सकता है 2 दिन का हो या फिर 5 दिन का हो, जितने भी दिन का है। यहाँ पे बच्चे की क्या हो रही है, फ्रॉथिंग हो रही है या फिर सेलाइवेशन ज़्यादा हो रहा है, तो उस बच्चे को किस पोजीशन में रखना है ये आपको पूछा गया था। यहाँ पर मैंने आपको आंसर में बताया था कि 30 डिग्री हेड अप पोजीशन आपको देनी है। चलिए आपको रेशनल में भी दिखा देते हैं। सक आउट सिक्रेशंस एंड सेलावा फ्रॉम द ओरल कैविटी एज फ्रिक्वेंटली एज रिक्वायर्ड, keep the baby in a 30 degree head up position to prevent aspiration and reflux gastric contents through the distal esophageal fistula, यानी कि सेलाइवेशन अगर ज़्यादा हो रहे हैं या फिर फ्रॉथी सिक्रेशंस हो रहे हैं तो उस बच्चे को 30 डिग्री हेड अप पोजीशन में रखना है ताकि एस्पायरेशन की कंडीशन डेवलप ना हो, इससे हम बचा सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ऑल ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू ब्लू बेबी सिंड्रोम एक्सेप्ट, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है या फिर जो साइनोटिक हार्ट डिजीज है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे जो साइनोटिक हार्ट डिजीज है या फिर कंजेनाइटली जो भी हार्ट डिजीज है उनकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है एक को छोड़कर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ, PDA पेटेंट डक्टस आर्टियोसस, इसको छोड़कर बाकी सभी ये क्या कंजेनाइटली हार्ट डिजीज है, जो साइनोटिक एसाइनोटिक दोनों में अलग अलग डिवाइडेशन इनका कर रखा है, लेकिन ये तीनों ही कंडीशन क्या करती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम कॉज करती है। देखिए यहाँ पे कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट
कुछ इस प्रकार से एसाइनोटिक के अंदर एएसडी एंड वीएसडी आता है, दूसरा है साइनोटिक, और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। साइनोटिक डिजीज कौन सी है, तो आपको आंसर में वहां पे करना था टीओएफ, और ये बीपीएससी सेशन 2021 में पूछा गया था। और टीओएफ से तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे एम्स का ले लो, आप ईएसआईसी का ले लो, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो चाहे सीएचयू के एग्जाम हो, वहाँ पर यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मतलब अपने 35 क्वेश्चंस आज के हो चुके हैं। नेक्स्ट जो रिमेनिंग 35 क्वेश्चंस बच रहे हैं वो हम कल आपको वीडियो देकर समझा देंगे और बता देंगे। तो यहाँ पे आज के इन 35 क्वेश्चंस में से कितने के क्वेश्चंस हमारे नोट्स में से आए, आप खुद चेक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कितने क्या क्वेश्चंस आए हैं। रिमेनिंग जो 35 क्वेश्चंस बचे हैं वो भी हम जल्दी सॉल्व करवा देंगे। और जो सीएचयू की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान सीएचयू की स्पेशली जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो तो स्पेशली इन जो भी वीडियोस बन रही है बीपीएससी सेशन के पेपर्स की, वो अच्छे से ज़रूर पढ़ ले, अच्छे से याद कर ले, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।